हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वन शॉट। ये आपकी वीडियो रहने वाली है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जो यूनिट 2 है, जिसमें मनी एंड बैंकिंग है। तो पहले हम उसमें से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बैंकिंग चैप्टर, क्योंकि मनी चैप्टर तो बहुत छोटा सा है। और अगर आप पेपर का पैटर्न भी देखोगे बोर्ड का, तो बैंकिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एज कम्पेयर टू मनी। मनी में 2-3 ही टॉपिक हैं, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन जो बैंकिंग चैप्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर जो है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आगे भी वाले चैप्टर्स में भी काम आता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बैंकिंग चैप्टर। पहले तो ये समझ लो कि ये चैप्टर इजी ही है, हार्ड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज्यादा लगने वाला। आप इस चैप्टर को किसी भी हाल में रट नहीं सकते, बिल्कुल समझ के ही करना पड़ेगा। तो साथ में अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स रख लो, नोट्स नहीं है तो मुझे नीचे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मैं वहां से आपको सारे नोट्स जो लिखे हुए हैं, जो भी आप यहाँ पे लिखे हुए देख रहे हो, वो मैं भेज दूंगा। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। अब क्या है इस चैप्टर में? तो चैप्टर का नाम है बैंकिंग। मतलब हमने इसमें क्या पढ़ना है कि हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम, कितने टाइप के बैंक होते हैं, बैंक क्या क्या काम करते हैं, कैसे। और मेन जो इस चैप्टर का फोकस है वो ये है कि एक बैंक जो है वो कैसे हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई, क्योंकि कितना पैसा फ्लो होगा मनी का उसे कंट्रोल करेगा, कितना पैसा लोन में देगा बैंक उसे कंट्रोल करेगा। मेन उस चैप्टर का फोकस उसी पे है, उसी पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो पहले हम इसकी बेसिक चीजें सीखेंगे आज इस चैप्टर में कि क्या कितने टाइप के बैंक्स होते हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं। तो बेटा 2 टाइप के बैंक होते हैं, वन इज कमर्शियल बैंक एंड सेकंड इज सेंट्रल बैंक। सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये दूर करो, आपसे जब भी पूछा जाता है कि कितने टाइप के बैंक होते हैं तो आप बताते हो प्राइवेट और पब्लिक। ऐसा नहीं है, 2 होते हैं, एक सेंट्रल और एक कमर्शियल। तो पहले देखते हैं कमर्शियल बैंक क्या होते हैं और क्या काम करते हैं। देखो, कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाला। इसके बाद ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इनका मेन काम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। जो सेंट्रल बैंक अभी हम आगे पढ़ेंगे उसका मेन काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, लेकिन जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं ये प्रॉफिट कमाने के ही पर्पस से काम करते हैं, क्योंकि इनको प्रॉफिट कमा के अपने जो अगर पब्लिक बैंक है शेयर होल्डर्स को देंगे, प्राइवेट बैंक है जो अपने मेंबर्स हैं उनको पैसा देंगे ये। अब इसके 2 तरह के फंक्शन है, एक है बेटा प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। तो पहले पढ़ेंगे प्राइमरी फंक्शन, मतलब जो हर बैंक करेगा ही करेगा, कंपलसरी है उसका ये काम है। इसमें सबसे पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। हम लोग जो नॉर्मल पब्लिक है अपना बैंक में जाके अकाउंट खुलवाते हैं और अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट इन द सेवरल फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब एक सोसाइटी में गरीब आदमी भी रह रहा है, अमीर आदमी भी रहता है और बिजनेसमैन भी रहता है। तो हर के लिए, सबके लिए अलग अलग तरह के अकाउंट खुलते हैं, अलग अलग तरह के डिपॉजिट होते हैं। तो वो हम देखेंगे कि कौन सा डिपॉजिट कौन सा है। तो देखो बेटा, पहला क्या है? करंट डिपॉजिट, या फिर इसका एक और नाम है डिमांड डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट जो बच्चे कॉमर्स वाले हैं उन्होंने 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा अकाउंट्स में, कि करंट अकाउंट होता है, करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है। बीएसटी में था ये आपकी क्लास 11th में। ये क्या होता है? दिस डिपॉजिट रेफर्स टू दोज डिपॉजिट विच आर रीपेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड। क्या लिखा हुआ है? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑन डिमांड। मतलब मैं जाके पैसा जमा करा के आया अपने अकाउंट में और जब मर्जी मैं चाहूंगा। ऑन डिमांड का मतलब है मैंने अभी पैसा जमा कराया 10 बजे मान लो, और मैं 11 बजे चला गया कि मेरे को पैसा चाहिए, तो उसी टाइम मेरे को जो बैंक है वो पैसा वापस करेगा। ऑन डिमांड, रीपेबल ऑन डिमांड बाय द बैंक। जब भी मैं पैसे वापस मांगूंगा मेरे को बैंक को पैसे वापस देने पड़ेंगे, इसलिए इसका दूसरा नाम ही क्या है? डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, अब इसकी कुछ और चीजें सीखते हैं।
जनरली मेंटेन बाय द बिजनेसमैन। ज़्यादातर ये कौन खोलता है ऐसा अकाउंट? अकाउंट भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब करंट अकाउंट मतलब करंट डिपॉजिट ही है वो। ये कौन खोलता है? बिजनेसमैन इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं बेटा उनको एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी होती है। और अभी हम देखो आगे पढ़ेंगे कि इनके ऊपर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ये एक दिन में कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन उस पर एक कंडीशन है कि ये जो ट्रांजैक्शन होगी ये चेक के ही थ्रू होती है, या फिर चेक के थ्रू या फिर ऑनलाइन। ऐसा नहीं है कि ये बार बार बैंक में जाएंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल एक डिपॉजिट विड्रॉल की पर्ची भरते हैं, वो पर्ची स्लिप भरेंगे और पैसा मिल जाएगा। नहीं, इनको बोला जाता है कि आपको जो पेमेंट विड्रॉल करनी है, ट्रांजैक्शन करनी है, वो चेक के थ्रू आपको करनी पड़ेगी, लेकिन नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन करो आप एक भी दिन में। नेक्स्ट क्या है इसमें? बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट। बेटा जो भी हम पैसा बैंक में रखते हैं उस पर हमें कोई इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि बैंक इनसे चार्जेस लेते हैं करंट अकाउंट का, क्योंकि ये एक दिन में इतनी सारी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए बैंक को ज़्यादा अपने टाइम लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए ये ज़्यादा उससे सर्विसेज लेते हैं। अब ये हो गया हमारा करंट। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर इसका नाम है टाइम डिपॉजिट। एफडी आपने बहुत बार सुना होगा, नॉर्मली घर पे भी बात होती है या मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, एफडी करा रखी है, वही है बेटा ये। फिक्स्ड डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट इन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें टाइम फिक्स्ड होता है, मतलब मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा ये लो 10 लाख रुपए 3 साल के लिए ये आपके हो गए, 3 साल बाद आऊँगा मैं आपसे ये पैसा लेने के लिए, उससे पहले नहीं आऊँगा, उसे कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। अब इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो हाई इंटरेस्ट होता है। हाई इंटरेस्ट मतलब अभी हम एक और अकाउंट जो पढ़ेंगे सेविंग अकाउंट या सेविंग डिपॉजिट, उसके कंपैरिजन में हाई होता है इसका जो रेट होता है। सच डिपॉजिट डू नॉट इंजॉय द चेकेबल फैसिलिटी। इसमें ऐसा नहीं है कि आप गए एक चेक काटा और पेमेंट कर दी किसी को, आप कोई सामान खरीद के लाए, बोला देखो मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए की एफडी हो रखी है, ये लो चेक ले लो, ऐसा नहीं होता। ये पैसा आपके बैंक में चला गया एक बार तो वो वहीं ही रहेगा, फिक्स ही रहता है, निकाल भी सकते हो, उसकी कुछ कंडीशन होती है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब लास्ट सेविंग अकाउंट। अब ये सेविंग अकाउंट कौन खोलते हैं? हम लोग नॉर्मल पब्लिक जो होती है, जो हाउस होल्ड होते हैं, जो उनको अपना पैसा सेव करना होता है, वो खोलते हैं बेटा सेविंग अकाउंट। ये देखो क्या है इसकी डेफिनेशन, दिस डिपॉजिट कंबाइंड फीचर ऑफ बोथ करंट एंड फिक्स डिपॉजिट। अब वो कह रहे हैं इसमें कंबाइंड फीचर है करंट और फिक्स डिपॉजिट के, और ये कौन खोलते हैं? हाउस होल्ड खोलते हैं। अब देखो क्या है, दे कैरी आउट आ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है हम सबको, विच इज़ लेस देन द इंटरेस्ट रेट ऑफ फिक्स रेट। मैंने अभी बोला कि फिक्स रेट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग रेट का पे भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो एफडी से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम रेट मिलेगा आपको। चेक फैसिलिटी आर अवेलेबल, इसमें चेक फैसिलिटी भी होती है, हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं तो चेक फैसिलिटी मिलती है। बट सम ट्रांजैक्शन आर इम्पोज ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, लेकिन इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप एक दिन से में मतलब 2 या 3 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर आप अपने एटीएम से भी पैसे निकालो तो बेटा उस पर भी लिमिट होती है कि आप 20,000 से ज़्यादा का अमाउंट नहीं निकाल सकते एक दिन में, और 5 या 6 दिन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे तो फिर आपके पैसे कटने लग जाते हैं एटीएम में। तो वो है कि इसमें कुछ ट्रांजैक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि आप इससे ज़्यादा पैसा एक बार में नहीं निकाल सकते। ये हो गया पहला पॉइंट। अब सेकंड जो प्राइमरी फंक्शन है वो है एडवांसिंग लोन, क्योंकि हर बैंक लोन देगा ही देगा, अगर वो लोन नहीं देगा तो बेटा वो पैसा कहाँ से कमाएगा। तो वो वाला पॉइंट करते हैं फटाफट। तो अब देखो बेटा क्या है हमारा सेकंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, क्या है? एडवांसिंग ऑफ लोन, मतलब लोन देना। कौन किसको लोन देते हैं? जो इन्वेस्टर्स हैं या जो नॉर्मल पब्लिक है वो अपने किसी पर्पस के लिए भी लोन लेने आते हैं, उन्हें क्या लिखा है देखो, द डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय द बैंक आर नॉट अलाउड टू बी रिमेन आइडल। ध्यान से समझना इस लाइन को, जो 2 लाइनें लिखी हुई है। आज मैंने बैंक में जाके 10,000 रुपये जमा करवाए,
तो इसका मतलब ये नहीं है बैंक उसे अपने पास रख ही रखेगा। अगर वो सिर्फ बैंक अपने पास उस पैसे को रख ही रख रहा है, ऐसे ही 10,000 रुपये पड़ा है, कहीं यूज़ नहीं कर रहा, तो फिर तो वो वेस्ट ही हो रहा है ना। बैंकिंग का सिस्टम ही क्यों है, मतलब कि हम अपना पैसा बैंक में जमा कराएंगे, जो भी हमने सेविंग करी है, बैंक उसे आगे किसी को लोन पे देगा, फिर वो कहीं वो जिस पर्सन ने लोन लिया वो कहीं उसे इन्वेस्ट करेगा, तब सर्कुलेशन होगा मनी का इकोनॉमी में। बट अगर वो बैंक में ही ऐसे वेस्ट पड़ा है तो फिर तो वो बेकार ही है, उसमें बैंक में जमा कराने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो मेरे घर में भी पड़ा है। और फिर वो बैंक के लिए एक तरह की और एक्सपेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि बैंक को तो मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए बैंक के पास भी कहीं से पैसा आना चाहिए। तो क्या लिखा है, सो आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आगे हम पढ़ेंगे, अभी छोटा सा समझा भी देता हूँ बट आगे डिटेल में आएगा। द बैलेंस इज गिवन टू द नीडी बोरोवर्स एंड इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम देम। देखो बेटा क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं बैंक में गया और मैंने 10,000 रुपये जमा करा दिए, तो बैंक सारे के सारे आगे लोन पे नहीं दे सकता। आरबीआई जो है, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, जो हमने आगे पढ़ना है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने बोल रखा है कि इसमें से कुछ पैसा आप अलग से निकाल के रखोगे एज अ रिजर्व, जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ था कैश रिजर्व, अभी डिटेल में पढ़ेंगे ये। और जो बाकी 9,000 रुपये बच गए वो आगे आप किसको दे दोगे, बोरोवर्स को दे दोगे जिसको नीड है, और बदले में उससे इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब अभी आगे आएगा। अब देखो लोन भी कितनी तरह के होते हैं, कितनी तरह के क्रेडिट होते हैं, वो पढ़ते हैं। पहला है कैश क्रेडिट। अब इसमें क्या, इट रेफर्स टू अ लोन given to the borrower against his current asset like share bonds। मतलब समझो इसका क्या है कि मैं बैंक में गया और मैंने बोला कि मेरे को पैसा चाहिए, ठीक है, लेकिन फ्री में नहीं मिलेगा, बैंक बोलेगा कुछ अपनी करंट एसेट गिरवी रखो। व्हाट डू यू मीन बाय करंट एसेट, कॉमर्स वालों को तो पता होगा बेटा, आर्ट्स वाले सुन लो, ऐसे ही एसेट जिसको हम 1 साल के अंदर अंदर खर्च कर देते हैं, 1 साल के अंदर अंदर वो यूज़ हो जाएगी, वो पैसे में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मान के चलते हैं हम मोस्टली करंट एसेट। तो इसमें क्या एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, शेयर और बॉन्ड्स, ये आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। अब आगे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, अ क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शन्ड एंड द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट। एक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन की जाती है, सैंक्शन मतलब करना, पास करना। बैंक्स आपको बताएंगे कि आपको जो भी आपने अपनी करंट एसेट गिरवी रखी है उसके बदले में 2 लाख का लोन मिलेगा, 5 लाख का लोन मिलेगा। मान लेते हैं 5 लाख का मिला, एक लिमिट सेट हो गई और क्रेडिट कर दिया अमाउंट में, मतलब मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, 5 लाख रुपये उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। द बोरोवर्स में विड्रॉ एनी अमाउंट विद हिज क्रेडिट लिमिट। अब मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं तो मैं 5 में से चाहे 2 निकालूं, 3 निकालूं, 5 निकालूं, वो मेरी मर्जी है, 5 से ज़्यादा तो मैं निकाल नहीं सकता। एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन। ये मेन पॉइंट है कि अगर मैंने 5 लाख में से 2 लाख रुपए ही निकाले, 2 लाख रुपए ही यूज़ करे हैं, तो मेरे को इंटरेस्ट भी कितने में पे करना पड़ेगा बेटा, 2 लाख में ही। आपने क्रेडिट कार्ड देखा होगा, क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए की लिमिट है, एक पर्सन है, उसका क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, 1 लाख, लेकिन उसने 1 महीने में सिर्फ 50,000 रुपये ही यूज़ करे, 50,000 रुपये का ही सामान खरीदा क्रेडिट पे, तो वो इंटरेस्ट भी जो पे करेगा वो 50,000 रुपये ही करेगा और 1 लाख से ज़्यादा वो पैसा निकाल नहीं सकता। तो वही बेटा यहाँ पे है कि आपका एक लिमिट सेट कर दी गई, वो पैसा आपके अकाउंट में आ गया एक तरह से, और आप उस लिमिट तक जितना मर्जी पैसा निकालो लिमिट के अंदर अंदर, और जितना इंटरेस्ट आप उसी पे ही अमाउंट पे करोगे जितना आपने एक्चुअली विड्रॉ किया है, यूज़ किया है। अब आते हैं सेकंड में, विच इज़ डिमांड लोन। इट रेफर्स टू द लोन विच कैन बी रिकॉल्ड बाय बैंक ऑन डिमांड। मतलब एट एनी टाइम, मतलब क्या है कि बैंक जो है ये वाले लोन को, मेरे अकाउंट में उन्होंने पैसे डाले, वो किसी भी टाइम मेरे से वापस मांग सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब वो पैसा मांगेंगे। द एंटायर सम, एंटायर मतलब मान लो मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, 5 लाख रुपए मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और जो इंटरेस्ट भी पे होगा वो किस पे होगा, ऑन द एंटायर सम, जितना मेरे अकाउंट में पैसा मुझे डाला गया है, क्रेडिट किया गया है, उस पूरे अमाउंट में होगा। पहले वाले में पूरे में नहीं हो रहा था, पहले वाले में सिर्फ उतने पे हो रहा था जितना मैं विड्रॉल कर रहा था, लेकिन इसमें पूरे अमाउंट पे ही मेरा
इंटरेस्ट लगने वाला है। लास्ट बेटा शॉर्ट टर्म लोन, ये क्या होता है, दे आर द गिवन एज अ पर्सनल लोन अगेंस्ट सम कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है, मैं बैंक में गया, मैंने कहा मुझे लोन चाहिए, तो बैंक क्या कहेगा ना कुछ गिरवी रखो, तो मैंने कहा चलो मेरा घर है या मैं घर गिरवी रख रहा हूँ। अगर मैंने वो लोन नहीं पे किया तो मेरा घर किसका हो जाएगा, बैंक का, उसे क्या बोलते हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी। द मनी इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट of the borrower and the borrower can withdraw money from his account and the interest is payable on the entire sum। ये भी यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे भी जितना भी अमाउंट आपके बैंक में डाला गया है पूरे पे ही इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये हो गए बेटा 3 टाइम के लोन। अब कुछ बेसिक चीज़ें जो आगे आपको काम आएगी, देखो द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट इज नोन एज बोरोविंग रेट। मतलब जो हम अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं और हमें जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, बोरोविंग रेट। और इसका अपोजिट द रेट एट विच बैंक्स लेंड आउट देयर रिजर्व टू द इन्वेस्टर इज कॉल्ड लैंडिंग रेट। अब मैं जब पैसा लेने जा रहा हूँ कि भाई मेरे को कार खरीदनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी, तो मैं भी इंटरेस्ट पे करूँगा, उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, लैंडिंग रेट, जिस रेट पे मुझे बैंक लोन दे रहा है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन बोरोविंग रेट एंड लैंडिंग रेट इज कॉल्ड स्प्रेड। मान लो मैंने जब पैसा जमा कराया, मुझे बैंक दे रहा 8% पर एनम, लेकिन मुझसे ले रहा है 10% पर एनम जब मैं लोन ले रहा हूँ, तो 2% जो है वो पैसा जो है उसे क्या बोलेंगे, स्प्रेड। और यही बैंक का प्रॉफिट है, यही पैसा बैंक एज अ प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये हो गया बेटा प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन दो थे, एक था डिपॉजिट और एक था एडवांसिंग ऑफ लोन। अब आएंगे सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन बहुत छोटे छोटे से हैं, 3-4 ही हैं, उसको रीड करते हैं, फिर हमारा कमर्शियल बैंक का टॉपिक हो जाएगा फंक्शन वाला पूरा का पूरा फिनिश। तो अब देखते हैं बेटा क्या है हमारे सेकेंडरी फंक्शन। बहुत बेसिक से हैं, बहुत इजी से हैं, और मेन अगर जो इसमें से बात की जाए तो ये 2 ही आपके मेन होने वाले हैं और एक आधा छोटा पॉइंट। तो पहला है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब ये क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था करंट अकाउंट, करंट डिपॉजिट, तो वो कौन खोलता है, बिजनेसमैन। तो ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जो बिजनेसमैन होते हैं, मतलब जिनका करंट अकाउंट होता है। उसमें भी ये सबको नहीं दी जाएगी, उसी बिजनेसमैन को दी जाएगी जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसका कभी जैसे चेक ना बाउंस हुआ हो, उसके अकाउंट में हमेशा पैसे रहते हो ज्यादातर। तो क्या होता है इसमें, इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ। ओवरड्रॉ मतलब जितना पैसा मेरे अकाउंट में पड़ा है मैं उससे ज्यादा पैसा निकाल पा रहा हूं। ओवरड्रॉ हिज करंट अकाउंट, वर्ड आ गया करंट अकाउंट, मतलब करंट डिपॉजिट से ही कर सकते हो अप टू एन एग्रीड लिमिट। उसकी भी एक लिमिट होती है कि आप ओवरड्रॉ जो ड्राफ्ट कर सकते हो वो भी एक लिमिट तक कर सकते हो। मान लो मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, मेरी 2 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, तो मैं कितना 10 लाख पड़े हैं, उसके अलावा 2 लाख और एक्स्ट्रा निकाल सकता हूँ, मतलब 12 लाख टोटल निकाल सकता हूँ। कस्टमर हैव टू पे इंटरेस्ट टू द बैंक ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन बाय। अब जो आप एक्स्ट्रा पैसा निकाल रहे हो, जैसे मैंने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पैसे निकाले, उस 2 लाख रुपए पे मेरे को क्या पे करना पड़ेगा, बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक तो ये फैसिलिटी हमें देता है बैंक। इसके अलावा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये पॉइंट समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। फटाफट समझते हैं। देखो एक पर्सन है ए, एक है बी। ए ने बी को सामान बेचा है उधार पे, क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। अब ए कह रहा है भाई मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है कि तू मेरे को पैसा वापस करेगा, इसलिए तू मेरे को लिख के दे कागज के टुकड़े पे कि तू मेरे को पैसा वापस देगा। तो बी कह रहा है मैं नहीं लिखूंगा भाई, पैसा तेरे को चाहिए तू लिख। तो ए ने एक कागज के टुकड़े पे लिखा कि मिस्टर बी मेरे को इतनी तारीख को इतना पैसा देंगे। मान लो 3 महीने के बाद उसे पैसा देना था। बी ने इस पे साइन कर दिया कि हाँ मैं रेडी हूं, मैं पैसा आपको दूंगा। अब ए के पास ये बिल पड़ा हुआ, कागज पड़ा हुआ है। ए को 1 महीने बाद ही पैसों की जरूरत पड़ गई। ठीक है, पैसा तो 3 महीने बाद मिलेगा क्योंकि बी ने कहा था 3 महीने बाद पे करूंगा, साइन हुए थे, एग्रीमेंट हुआ एक तरह से, मान लो आप। अब ए कहां जाएगा, अपने बैंक के पास। कहां जाएगा, अपने बैंक के पास, और बोलेगा भाई साहब ये बिल मेरे से ले लो और मुझे अभी के अभी मनी दे दो, पैसा दे दो। ठीक है, मान लेते हैं बैंक जो ये बिल है वो अमाउंट है 50,000 रुपए। तो बैंक क्या बोलेगा, ठीक है
हम ले लेते हैं बिल आपसे, ये लो आपके 49,000 रुपीज। तो ए बोलेगा भैया बिल तो 50,000 रुपए का था, 49,000 क्यों दे रहे हो? तो बी बैंक क्या बोलेगा कि आपको भी तो फिर अगर पूरे 50,000 रुपए चाहिए तो 3 महीने बाद आना। आपको 2 महीने पहले पैसा मिल रहा है ना, जो बैंक है वो जाएगा बी के पास 2 महीने बाद पैसा लेने, तो ए को 2 महीने पहले ही पैसा मिल गया। अगर ए ये बिल अपने पास रखता तो 3 महीने बाद जाके बी उसे पैसे देता। ठीक है, तो बैंक ने तो उसे अभी पैसे दे दिए, तो ये जो 1,000 रुपए बैंक ने काट लिया, ये अपना कमीशन काट लिया। क्या काट लिया? कमीशन, या फिर चार्जेस भी बोल सकते हो। तो इस प्रोसेस को जो ए अपने बैंक के पास गया, बैंक से पैसे लिए, बिल दिया, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और जो ये कागज का टुकड़ा था इसे बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ये कॉमर्स में आता है, क्लास 11th में, ये अकाउंट्स में था बेटा, अब आपके सिलेबस से हट चुका है ये। अब इसको क्या है, देखो डेफिनेशन क्या है। इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ अ बिल, होल्डर ऑफ बिल हमारे केस में कौन था? ए के पास वो बिल था, ठीक है, कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब कि ए के पास जो वो बिल था उसकी मैच्योरिटी मतलब पेमेंट कम होनी थी 3 महीने बाद, लेकिन ए को कब पैसा मिल गया? 1 महीने बाद ही मिल गया, तो बिफोर द मैच्योरिटी मिला है, तो उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये मेन 2 सेकेंडरी फंक्शन है। अब आगे दिया हुआ है कुछ एजेंसी फंक्शन, मतलब ऐसे फंक्शंस जिसमें बैंक हमारा एजेंट की तरह काम करता है, मतलब हमारे बिहाफ पे वो कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है, हमने उसे बोला है, हमने उसे अपॉइंट किया है। तो इसमें बहुत सारे हैं, आपको ऊपर ऊपर से ये पढ़ लेना, सिर्फ ये आपको नाम पता होना चाहिए, लेकिन जो लेटर ऑफ रेफरेंस है ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये अलग से 1-2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो पहला है ट्रांसफर ऑफ फंड, एक जगह से दूसरा जगह पैसा ट्रांसफर करना। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, हमारे बिहाफ पे कोई पेमेंट वगैरह कर देना, जैसे पेटीएम वगैरह में आता है ना, आप उसे अलाउ कर दो तो वो आपका बिजली का बिल, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, या और भी कोई पेमेंट है, वाईफाई का बिल है, वो अपने आप पे कर देता है। तो वो इसमें आता है कि पेमेंट हो रही है, ऐसे कोई पैसा कलेक्ट हो रहा है, वो बैंक हमारे बिहाफ पे जाएगा। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? बाहर के देश की करेंसी, अगर उसे खरीदना है, बेचना है, वो भी बैंक हमारा एज एजेंट बन के कर लेता। हम थोड़ा ना जाएंगे आरबीआई के पास या किसी और के पास बार बार बेचने के लिए या खरीदने के लिए, तो बैंक हमारे बिहाफ पे करता है। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, अगर मेरे को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इनकम टैक्स से रिलेटेड, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी इतनी इनकम है, मेरा कितना टैक्स लगेगा, या मुझे टैक्स सेव करना है, तो वहां पे भी बैंक मदद करता है। लास्ट है लेटर ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या है? अगर मुझे पता करना है कि मेरा किसी ट्रेडर्स के साथ बिजनेस कर रहा हूँ, आगे कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, मुझे पता करना है कि ये जो बंदा है ये फ्रॉड तो नहीं करता, कहीं इसने पहले किसी का लोगों का पैसा तो नहीं खा रखा, बैंक का पैसा तो नहीं खा रखा, तो वो भी मेरा काम करके दे देगा ये बैंक इसका जो भी मेरा पर्सन होगा जिसके साथ मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना है, उनके बैंक से कॉन्टैक्ट करेगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मुझे देगा। अब लास्ट है जर्नल यूटिलिटी फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो जर्नल यूटिलिटी के लिए काम आएंगे आम लोगों के, जैसे लोकर फैसिलिटी। अगर किसी के पास घर में बहुत गोल्ड पड़ा है, तो गोल्ड वो घर में नहीं रखना चाहता, उसे लग रहा है सेफ नहीं है, तो वो बैंक में जाके लोकर रह सकता है, रेंट में मिल जाता है, और वहां पे अपना सामान ये जमा करवा देगा। इसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑफ क्रेडिट किस लिए होता है? मान लो मेरे को बाहर के देश से कुछ सामान इंपोर्ट करना है, ठीक है, अब वो बंदा बैठा है ऑस्ट्रेलिया में जो मेरे को सामान बेचेगा, उसे क्या पता मैं किस तरह का इंसान हूं, तो वो मेरे को बोलेगा भाई जहां जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से लिखवा के लाओ कि आप जो हो वो भरोसे वाले आदमी हो, आपकी क्रेडिट वर्थीनेस है। क्रेडिट वर्थीनेस मतलब आप पैसा देने के लायक हो, और कल को फ्रॉड होता है तो आप पे करोगे हमारे बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे बैंक पे करेगा, तो उसे कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ऐसे ही कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अगर कोई मेरे को डेटा लेना है, मैं चाहता हूँ मेरे को किसी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बैंक्स मेरे को कलेक्ट करके दे देंगे। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज, अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज क्या होता है? सिक्योरिटीज यहाँ पे बोल रहा है बेटा शेयर्स को। कभी कभी क्या होता है कि किसी कंपनी के शेयर्स नहीं बिकते, नई कंपनी है, तो अंडर राइटर कौन होते हैं? जो गारंटी लेते हैं कि अगर इस कंपनी का शेयर नहीं बिकेगा तो हम बिकवाएंगे, हम खरीदेंगे। तो अगर किसी कंपनी का बैंक एक अंडर राइटर है, मतलब बैंक उसका शेयर खरीद रहा है, तो पब्लिक उस कंपनी में विश्वास करती है, क्योंकि बैंक
कभी भी किसी फ्रॉड कंपनी में पैसा अपना नहीं लगाएगा जिससे उसको लग रहा हो कि नुकसान हो सकता है। तो ये फैसिलिटी भी हमें बैंक देते हैं। ये हो गए बेटा हमारे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस कंप्लीट। अब हम जो अगला टॉपिक करेंगे वो करेंगे मनी क्रिएशन प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बैंक जो कमर्शियल बैंक है वो इकोनॉमी में पैसा कैसे बनाते हैं, और इसमें न्यूमेरिकल भी आपका पेपर में आता है। तो देखो बेटा, आप सीखते हैं कि मनी क्रिएशन प्रोसेस कैसे करते हैं कमर्शियल बैंक, मतलब वो इकोनॉमी में कैसे पैसे से पैसा बनाते हैं। लेकिन उसे सीखने से पहले हमें कुछ टर्म्स को सीखना पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। आगे भी आएगी, आगे वाले चैप्टर्स में भी आनी है। तो पहला है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रेशो भी इसे बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं LRR। ठीक है, अब ये क्या होता है ध्यान से समझना। एक बैंक के पास आज 1000 रुपये आए, कितने रुपये आए? 1000 रुपये टोटल डिपॉजिट आया, हम ये मान के चल रहे हैं। अब इस 1000 रुपये को वो आगे क्या करेगा? अभी हमने पढ़ा था वो लोन पे देता है, लेकिन बेटा वो सारा का सारा 1000 रुपये लोन पे नहीं दे सकता। RBI ने कमर्शियल बैंक्स को बोला हुआ है कि कुछ पैसा इस 1000 रुपये में से 200 रुपये अपने पास रखो रिजर्व, और बाकी 800 रुपये आप लोन पे दो। अभी हमने ये पढ़ा भी था, वो जो रिजर्व कैश रिजर्व रेशो वाला आया था जो मैंने आपको बताया था। तो उसको क्या कहते हैं? जो इन्होंने पैसा अलग से निकाल के रखा, इसको बोलते हैं क्या? LRR। देखो डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज। एक मिनिमम परसेंटेज फिक्स होती है, RBI बताता है, वो टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। RBI कमर्शियल बैंक को बताता है कि आपने कितना परसेंटेज पैसा मिनिमम रखना है ऑफ टोटल डिपॉजिट। जितना भी टोटल डिपॉजिट आपके पास आया है, रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक्स विद देमसेल्फ, अपने पास रखना है, एंड विद द सेंट्रल बैंक। मतलब अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या रखा है? एक तो पैसा उन्होंने अपने पास भी रखना है और सेंट्रल बैंक के पास भी रखवाना है। अब ऐसा क्यों है? देखो, ये जो 200 रुपये आए हैं ना बेटा, इस 200 रुपये के दो टुकड़े कर दिए जाएंगे। एक बनेगा CRR और एक बनेगा SLR, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है। देखो क्या है? कैश रिजर्व रेशो। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय एवरी कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। मतलब ये जो 200 रुपये रखे, इसमें से भी वो बोलेगा भैया 120 रुपये तो RBI के पास रखवा दो। क्या लिखा हुआ है? केप्ट विद द सेंट्रल बैंक, जो आपको RBI के पास रखवाना है। और जो बाकी 80 रुपये बच गया वो आप अपने पास रखो, उसे क्या कहते हैं? SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक्स विद द देमसेल्फ। ये उन्होंने अपने पास रखना है। ध्यान से समझ लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी डिपॉजिट आया उसमें से पहले एक पैसा निकाले, 200 रुपये निकाले, इसे बोल रहे हैं LRR। फिर उसके दो टुकड़े करें, एक बना CRR और एक बना SLR। CRR हमने RBI के पास रखवा दिया और SLR हमने कमर्शियल बैंक ने किसके पास रख लिया? अपने पास रख लिया। अब ये तीनों टॉपिक ही यहाँ पे काम आने वाले हैं, अभी देखना है कैसे। अब नेक्स्ट टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर। मनी मतलब पैसा, मल्टीप्लायर मतलब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैथ्स का ही वर्ड है जो हमारा मल्टीप्लाई। अब ये क्या होता है ध्यान से समझना, मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मतलब इसका एक और नाम क्या होता है? डिपॉजिट मल्टीप्लायर। मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विद एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एज अ रिजर्व। मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आया है उसमें से वो कितना पैसा क्रिएट कर सकते हैं। डिपॉजिट जो आया, जितना डिपॉजिट ये 1000 रुपये हुआ, इससे वो और कितना पैसा बना पाते हैं। जब हम वो मेज़र करते हैं तो उसके लिए जिस चीज़ को हम यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? मनी मल्टीप्लायर या फिर डिपॉजिट मल्टीप्लायर। और ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा कि मनी मल्टीप्लायर इक्वल्स टू 1/LRR। अब देखते हैं ये कैसे एप्लीकेबल होता है, कैसे पैसा बनाते हैं हमारे कमर्शियल बैंक, क्या उसका प्रोसेस है। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे आप ही की बुक का एक एग्जांपल, मतलब जो जहाँ पे कॉन्सेप्ट ये वाला लिखा हुआ है मनी क्रिएशन वाला, वहीं पे ये आपको बॉक्स मिल जाएगा आपकी बुक में। लेकिन इसको करने से पहले दो अजम्पशन है कि जो हम ये मान के चल रहे हैं कि कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएशन करते हैं, तो उसकी दो अजम्पशंस हम लेके चलते हैं। तो पहली अजम्पशन है बेटा, द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन यूनिट। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में एक ही बैंक है, सारा का सारा पैसा जो है वो एक ही बैंक में जा रहा है, वन यूनिट है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग बैंक से अलग अलग सिस्टम चल रहा है, नहीं, एक ही बैंकिंग सिस्टम है, एक ही कमर्शियल बैंक है। इसके अलावा दूसरी अजम्पशन दैट ऑल द ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी आर मेड थ्रू चेक, मतलब अगर मैं कोई पेमेंट कर रहा हूं तो वो चेक से ही हो रही है, या मैं कोई पैसा डिपॉजिट भी कर रहा हूं, मतलब मेरे पास जो रिसिप्ट आई है, पैसा आया है, वो सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, मैं घर पे कोई भी पैसा नहीं रख रहा हूं, सारा का सारा पैसा कहां जा रहा है, बैंक्स में ही जा रहा है। अब ये कैसे होगा, ध्यान से समझना। देखो हमें ये दे रखा है पर्टिकुलर्स, डिपॉजिट, लोन और कैश, ये सब LRR जो अभी हमने पढ़ा था। LRR हमें गिवन है कि कितना परसेंट है, यहाँ पे कितना परसेंट है, 20%, मतलब जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास आएगा उसका 20% पैसा उसे साइड में रखना पड़ेगा और बाकी जो है वो लोन पे चढ़ाएगा। अब वो कह रहा है, मान लेते हैं पहली बार जो बैंकों के पास पैसा आया वो कितना आया, 1000 रुपये, तो 1000 रुपये में से बेटा 200 रुपये तो वो अलग रख लेगा 20%, 800 रुपये लोन पे दे देगा आगे, ठीक है। अब ये 800 रुपये लोन पे चला गया। अब हमने क्या कहा कि सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रही है। अब जिस पर्सन के पास ये पैसा गया उसने इसे खर्च करा हुआ कहीं ना कहीं, चाहे कंजम्पशन में चाहे इन्वेस्टमेंट में, तो वापस दोबारा पैसा घूम के कहाँ आएगा, बैंक के पास ही, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन बैंक से करनी है। फिर बैंक दोबारा इसका 20% अपने पास रख लेगा, 160 रुपया अपने पास रख लिया उसने, कितना लोन पर दे दिया, 640 रुपये। फिर ऐसे दोबारा 640 रुपये बैंक के पास आए, तो इसका अब 128 रुपये उसने अपने पास रख लिया और कुछ 512 रुपये उसने आगे दे दिए। तो अब ये कब तक चलता रहेगा, कमर्शियल बैंक एक ही ये जो 1000 रुपये थे इसको कब तक मनी क्रिएशन इससे करता रहेगा कि ये इकोनॉमी में चलता जा रहा है, पैसा चलता जा रहा है, वहां पे ये यूज होता है मनी मल्टीप्लायर 1/LRR, ठीक है। अब कैसे यूज होगा, ध्यान से समझना, इसका फॉर्मूला है 1/LRR, यही यूज करते हैं। अब ये हमारा 1 है और LRR की वैल्यू कितनी है, 20, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आता है बेटा 5 टाइम्स, कितना आता है, 5 टाइम, क्योंकि परसेंटेज हटाओगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, परसेंटेज से 100 से डिवाइड करके। तो 5 टाइम्स का क्या मतलब है, ये समझना कि ये जो 1000 रुपये आया है, जब तक ये उसका 5 गुना बैंक नहीं बना लेता, 1000 को आप इनिशियल डिपॉजिट का जब तक वो 5 गुना नहीं कर लेता, 5 गुना कितना, मतलब 1000 इंटू 5, जब तक ये 5000 रुपये नहीं बन जाते तब तक ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा इकोनॉमी में। अगर LRR 10% होता, अगर ये कितना होता 10%, तो 0.10 होता, तो कितना पैसा बनता, 10 टाइम्स, मतलब ये 1000 जब तक 10,000 रुपये ना जुड़ जाते बैंक के पास, ठीक है, टोटल 10,000 रुपये क्रिएशन ना होता, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है इसका, आपको वो ये बता देता है कि इनिशियल डिपॉजिट कितना है, LRR कितना है, उसके हिसाब से आपको बताना होता है कि कितना पैसा कितने वैल्यू निकलेगी मनी मल्टीप्लायर की। या कभी कभी क्या करता है, आपको मनी मल्टीप्लायर दे देता है, LRR दे देता है, इनिशियल डिपॉजिट पूछ लेता है, या कभी इनिशियल डिपॉजिट दे दिया LRR पूछ लिया, तो वो कोई भी पूछ सकता है। और अगर उन्होंने स्ट्रेट क्वेश्चन दे दिया कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, तो आपको ये बॉक्स बनाना है, खुद अज्यूम करना है कि इनिशियल डिपॉजिट कितना आया, कितना LRR, और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर एक्सप्लेन करके चलना है। यहाँ पे मैंने नहीं करा है पूरा एक्सप्लेन, क्योंकि बुक में गिवन भी है या फिर आपको नोट्स में मिल जाएगा। अब बेटा हमारा कमर्शियल बैंक का तो सारा टॉपिक खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अब आएंगे हम किस पे, सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक मैंने आपको बताया था हमारे देश का क्या है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है, वो हम इसमें आगे सीखने वाले हैं। देखो बेटा, अब देखते हैं कि क्या होता है हमारा सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। मेन जो आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो बेटा सेंट्रल बैंक से ही आता है। केस स्टडी भी आ सकती है और स्ट्रेट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इसके फंक्शन को आप एक्सप्लेन कर दो। तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक। अपेक्स मतलब मेन बॉडी होती है सारे बैंकिंग सिस्टम की। that controls, operate, regulates and direct the entire banking and monetary structure of the country।
ये क्या करता है, जैसे हमारे देश का आरबीआई है सेंट्रल बैंक, तो ये कंट्रोल भी करेगा सारे देश की बैंकिंग को, ऑपरेट भी करेगा, रेगुलेट भी करेगा, कैसे कैसे काम करना है, बैंक कैसे काम करेंगे, कितना इंटरेस्ट रेट देंगे, सब कुछ ऑलमोस्ट, एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, मतलब और उन्हें एक तरह की डायरेक्शन भी देगा कि आपने किस तरीके से काम करना है। सिर्फ बैंकिंग सिस्टम को नहीं, जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है कि पैसा कैसे चलेगा, कौन सा पैसा चलेगा, वो सब भी यही करता है। इंडिया सेंट्रल बैंक इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ये तो हो गया इसका मीनिंग, लेकिन मेन है इसके फंक्शन। अब फंक्शन में पहला है करेंसी अथॉरिटी, जो इसका मेन काम होता है। करेंसी अथॉरिटी मतलब जो भी हमारे देश का नोट होता है, ध्यान से सुनना, मैं वर्ड सिर्फ नोट की बात कर रहा हूं, मैंने कॉइन्स नहीं बोले। वो कौन इशू करता है, कौन छापता है, आरबीआई। सेंट्रल बैंक हैज द सोल अथॉरिटी, मतलब सोल मतलब अकेला, सिर्फ हमारे देश में आरबीआई ही है अकेला जो नोट छाप सकता है, और कोई कमर्शियल बैंक भी हो उसके पास कोई राइट नहीं है। फॉर इशू द करेंसी इन द कंट्री, आरबीआई हैज द सोल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स। ये सिर्फ क्या छापता है, जो पेपर करेंसी होते हैं, जो हमारे नोट होते हैं, वो छापता है, सिक्के नहीं छापता। आगे देखो क्या लिखा है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। एक तो ये सारे नोट तो छाप रहा है, लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है वो आरबीआई नहीं छापता बेटा, वो कौन छापती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। साथ में एंड कॉइन्स विच आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये दो चीजें, ये एमसीक्यू में यहां से पेपर में आ जाता है कि 1 रुपए का नोट प्लस जो कॉइन्स होता है एक के, मतलब जितने भी कॉइन्स होते हैं वो कौन छापता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो आरबीआई नहीं प्रिंट करता। अब इसके कुछ एडवांटेज भी है। किसके एडवांटेज, कि अकेला आरबीआई ही सोल अथॉरिटी है, सोल राइट है उसके पास नोट छापने का करेंसी का, तो उसके क्या राइट, क्या एडवांटेज है। पहला है लीड्स टू यूनिफॉर्मिलिटी इन द नोट सर्कुलेशन। यूनिफॉर्मिलिटी मतलब सेम, जब पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम तरीके से नोट छपेंगे। क्या होगा, एक से ज्यादा लोग अगर नोट छाप रहे होंगे, हो सकता है एक ज्यादा पैसा भेज दे, एक कम भेजे, अगली बार हो सकता है दोनों ज्यादा भेज दे या दोनों कम भेजे। तो जो सर्कुलेशन होना चाहिए नोट्स का इकोनॉमी में, वो सेम रहता है अगर एक ही बंदे के पास होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इकोनॉमी में कितने पैसों की जरूरत है, मैंने पिछली बार कितने नोट्स इशू करे थे, इस बार कितने मेरे को इशू करने हैं। सेकंड है, इट गिव्स आरबीआई पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई अब अकेला पर्सन है जिसके पास सारे नोट्स की करेंसी है, जो जब चाहे नोट छाप सकता है, मतलब जितने चाहे तब निकाल सकता है, तो वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है इजीली। अगर एक से ज्यादा लोग होंगे तो प्रॉब्लम होगी, हो सकता है एक ने ज्यादा नोट छाप दिए, ज्यादा नोट निकाल दिए तो मनी सप्लाई ज्यादा हो गई, या एक दूसरे ने कम कर दिया तो कम हो गई। तो अगर अकेला ही पर्सन होगा तो मनी सप्लाई में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और वो जब मर्जी चाहे उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। थर्ड है, इंश्योर पब्लिक फेथ इन द करेंसी। हम एक ही, मान लो दो होते नोट छापने वाले, ए और बी। अब मान लो ए के जो नोट है, जो ए नोट छाप रहा है उसमें कुछ गलती आ गई, फेक नोट्स आने लग गए, तो क्या होगा, इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, जो ए ने नोट छापे थे वो लोग लेना ही बंद कर देंगे। लोग कहेंगे हमें तो बी वाले लोग करेंसी वाले नोट चाहिए जो बी छाप रहा है, तो ये प्रॉब्लम होगी। ऐसी प्रॉब्लम बीच में आई थी, आपको अगर याद हो, 10 का सिक्का जो था उसमें कुछ आ गया था कि ये फेक सिक्के हैं, तो कोई और इलीगली छाप रहा था, तो लोगों ने 10 का सिक्का लेना, 1 का सिक्का लेना ही बंद कर दिया था। तो ऐसे ही अगर नोट्स भी ज्यादा लोग छापेंगे तो हो सकता है ये प्रॉब्लम सेम दोबारा आ जाए। नेक्स्ट है, लास्ट इनेबल्स गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द आरबीआई विद द रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ नोट्स। अब गवर्नमेंट को भी अगर देखना है कि कितना पैसा घूमना चाहिए, अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसाइड करना चाहती है, तो गवर्नमेंट को सिर्फ एक ही पर्सन के पास जाना है, किसके पास, आरबीआई के पास। अगर 4-5 ज्यादा लोग होते तो गवर्नमेंट का काम बढ़ जाता, गवर्नमेंट को भी सबको नजर रखनी पड़ती। अब गवर्नमेंट इजिली सुपरवाइज कर सकती है कि एक ही बंदा है, इजिली उसको कंट्रोल कर सकती है, एक ही को डायरेक्शन देनी है गवर्नमेंट ने भी। ये हो गई बेटा एडवांटेज। अब आओ सेकंड पॉइंट। अब ये जो सेकंड वाला फंक्शन है, इसको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछ रखा है कि बैंकर टू द गवर्नमेंट एज अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, आप एक्सप्लेन कर दो। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो आरबीआई है वो बहुत सारे काम करता है गवर्नमेंट के लिए। क्या क्या काम कर रहा है, एक तो एज उनका बैंकर काम कर रहा है, उनका पैसा वगैरह रखता है,
एज अ एजेंट काम करता है, उनके बिहाफ में बहुत सारे काम करता है, और फाइनेंशियल एडवाइजर उनको एडवाइस देता है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। अब ये नीचे लिखे हुए हैं पॉइंट्स कि कैसे वो मदद करता है। ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट है ये है एज अ बैंकर वाले, कि एज अ बैंकर कैसे हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट है एज अ एजेंट कैसे हेल्प करता है, और लास्ट पॉइंट है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे हेल्प करता है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, इट मेंटेन्स करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंस। जो गवर्नमेंट के पास कैश पड़ा है, गवर्नमेंट के पास इतना ज्यादा टैक्स आ रहा होगा तो गवर्नमेंट कहाँ रखेगी उसके पास, तो आरबीआई अकाउंट मेंटेन करता है। अगर गवर्नमेंट को कुछ भी पता करना है कि हमारा पैसा कितना आया कितना गया, तो क्या करेगा, करंट अकाउंट आरबीआई के पास जाएगा और अपना करंट अकाउंट गवर्नमेंट चेक कर लेगी। इट एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा आ रहा है या जो भी पैसा गवर्नमेंट आगे देती है लोगों को मतलब स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, कुछ भी दे रही है, तो वो सारा मेंटेन कौन करता है, आरबीआई की ही ड्यूटी होती है सब कुछ करने की गवर्नमेंट के बिहाफ में। नेक्स्ट है, इट आल्सो गिव्स लोन एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पररी बेसिस। अगर किसी गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर उन्हें लोन चाहिए टेम्पररी बेसिस पे, तो वो भी कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई। तो ये तीनों फंक्शन कौन से हो गए, जो एज अ बैंकर वो कर रहा है गवर्नमेंट के लिए। फोर्थ पॉइंट है, आरबीआई हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजिंग द पब्लिक डेप्ट। जो पब्लिक का डेप्ट है, कर्जा वगैरह है, वो भी किसकी ड्यूटी है बेटा, आरबीआई की। अब ये एज अ एजेंट काम कर रहा है। वो एजेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का, मान लो गवर्नमेंट के पास डेप्ट है या गवर्नमेंट ने डेप्ट देना है किसी का, तो वो एज अ एजेंट बन के पैसा लेगा भी और पैसा देगा भी। लास्ट, आरबीआई एडवाइस टू द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। आरबीआई जो है वो एडवाइस देता है किसको, गवर्नमेंट को, टाइम टू टाइम। जब भी गवर्नमेंट को नीड होगी, किस चीज की एडवाइस देता है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स में। अगर गवर्नमेंट को कहना है कि हमें कुछ टैक्सेस में चेंज करने हैं, जैसे नोट डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो हो सकता है उसमें भी आरबीआई ने अपनी राय दी हो कि अगर आपको लग रहा है कि ब्लैक करेंसी, ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इलीगल मनी बहुत ज्यादा है, तो आप डिमोनेटाइजेशन कर दो। तो गवर्नमेंट को आरबीआई ने दिया हो ये इन्फॉर्मेशन, तो ऐसे वो मैटर्स में हेल्प करता है, एडवाइस देता है किसको, गवर्नमेंट को। ये हो गया बेटा दो फंक्शन। अब थर्ड करते हैं। थर्ड फंक्शन छोटा था, लेकिन फोर्थ फंक्शन जो है वो इस जो पूरा चैप्टर है उसके मेन टॉपिक है। तो देखो बेटा क्या है हमारा तीसरा फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर। ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हो जो भी हमने लास्ट किया था बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, उसी से रिलेटेड था। उसमें क्या था कि वो गवर्नमेंट की हेल्प करता है, गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे काम करता है। यहाँ पे बात आएगी जो बैंकों के लिए वो काम कर रहा है, जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के लिए काम करेगा, वो चीजें यहाँ पे है। देखो क्या लिखा हुआ है, आरबीआई रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। आरबीआई की जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज करना मतलब देखना कि हर बैंक सही से काम करे, और रेगुलेट करता है जो पॉलिसीज आरबीआई ने बनाई है वो सही से सारे कमर्शियल बैंक अप्लाई करे, उसे वो रेगुलेट भी करता है। अब इसमें क्या कौन से वो काम कर रहा है, देखो पहला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना भी टोटल डिपॉजिट एक कमर्शियल बैंक के पास आता है, उसमें से कुछ हिस्सा उसे सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है। तो उस सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा रखवाया है वो ऐसा कस्टोडियन हो गया। कस्टोडियन कौन होता है, जो एक तरह से किसी की देखभाल कर रहा है, तो वो कैश रिजर्व के ये देखभाल करता है। क्या लिखा, कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। इन दिस वे आरबीआई एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। जितना भी पैसा रखवाया है वो उसकी सबकी देखभाल कौन करता है, आरबीआई। सेकंड है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। ये वाला जो पॉइंट है बेटा, ये भी पेपर में अलग से पूछ लेता है कि एक्सप्लेन करो एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। आपकी बुक में काफी सारा दिया हुआ, आप पूरा एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, मैंने सिर्फ मेन लाइन लिखी हुई है। व्हेन कमर्शियल बैंक्स fail to meet their financial requirement from other sources।
दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। मान लो किसी बैंक को, किसी कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत है, उसने बाकी सारे बैंकों से हेल्प मांगी, नहीं मिला, कहीं और से अपनी सिक्योरिटी गिरवी रख के भी पैसे लेने की कोशिश करी, नहीं मिला, तो लास्ट में वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। और आरबीआई कभी भी पैसा देने के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि आरबीआई की ही जिम्मेदारी है कि बैंक इकोनॉमी में सारे बैंक अच्छे से काम करे। जब अब आरबीआई ही मना कर देगा तो इकोनॉमी में फिर वो बैंक बंद हो जाएगा, वो बैंक बंद हो जाएगा तो अल्टीमेटली आरबीआई भी सवाल उठाया जाएगा। तो आरबीआई हमेशा एज अ लास्ट रिजोर्ट, मतलब कहीं जगह नहीं मिलेगी तो वहां तो जगह मिल ही जाएगी, मतलब आरबीआई तो पैसा दे ही देगा। थर्ड है बेटा क्लियरिंग हाउस। अब क्लियरिंग हाउस क्या है? देखो मान लो दो बैंक है, एक पीएनबी और एक एसबीआई, ठीक है। अब एसबीआई ने पीएनबी को 100 करोड़ का लोन दिया था, पीएनबी ने 50 करोड़ तो वापस कर दिए, लेकिन बाकी के पैसे वापस अभी तक नहीं करे। अब इनके बीच में लड़ाई हो गई, कन्फ्लिक्ट हो गया कि कर देंगे, ऐसा चलता रहा। तो एसबीआई चला गया किसके पास? आरबीआई के पास। तो आरबीआई ने कहा कि भाई टेंशन क्यों ले रहा है पीएनबी का, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है 1000 करोड़ रुपया, क्योंकि कैश रिजर्व रखवाना होता है उनको, तो इसमें से तू अपने 50 करोड़ रुपए रख ले, मैं ले लूंगा अपने आप किससे? पीएनबी से। तो क्या लिखा हुआ है? सेंट्रल बैंक सेटल क्लेम्स ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक अगेंस्ट ईच अदर एज आरबीआई होल्ड द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के पास जो, मतलब सॉरी, सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक का ऑलरेडी कैश पड़ा है, पैसा पड़ा है, तो जो भी उनके बीच में आपस में लेन देन होगा, क्लेम होगा, उसे सेटल कौन करेगा? आरबीआई सेटल कर देगा, जर्नल एंट्री बना के, जो भी ट्रीटमेंट होता है। अभी हो गए बेटा वो वाले फंक्शन जो इजी है, बेसिक है, ठीक है। लेकिन जो ये है, ये एक तरह से पूरा आपका हाफ चैप्टर ही इसी के ऊपर है, इसी पे डिपेंड करता है कि ये क्या है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इकोनॉमी में कितना मनी घूमेगा? मनी सप्लाई का मतलब होता है कि इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है वो, और क्रेडिट मतलब कितना लोन लोगों को दिया जाएगा, उस पूरे को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। अब आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? मेन टॉपिक यही है, और ये टॉपिक बैंकिंग चैप्टर से आजकल नहीं आ रहा है, क्योंकि सेम टॉपिक जो भी जितने भी हम आगे पॉइंट्स पढ़ेंगे, सेम टॉपिक आगे आपके 9th चैप्टर में एक आने वाले हैं, तो ये टॉपिक वहां पे भी काम आएंगे, तो यहाँ पे सही से पढ़ लोगे बेटा तो वहां हेल्प मिलेगी। अब पहला पॉइंट है रेपो रेट। अब ये रेपो रेट क्या होता है पहले इसे समझो। देखो एक है हमारा आरबीआई और एक है पीएनबी, ठीक है। आरबीआई ने जब पीएनबी को लोन दिया तो जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया, जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया, उस रेट को बोलते हैं क्या बेटा? रेपो रेट। अब नीचे एक और है बैंक रेट। इसकी भी देखो, दोनों की अगर आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो बिल्कुल सेम लग रही होगी, एक बार आप रीड करके देखो। सिर्फ फर्क क्या है लास्ट में, यहाँ पे है शॉर्ट टर्म नीड, यहाँ पे है लॉन्ग टर्म नीड, बाकी सारे वर्ड सेम हैं। तो इसमें भी यही है बैंक रेट में, जब आरबीआई पीएनबी को पैसा दे रहा है, लेकिन जब वो शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है, 1 से 3 साल के लिए दे रहा है मान लो, तो वो कैसे, उसे क्या बोलेंगे? रेपो रेट। लेकिन अगर 5 से 10 साल के लिए दे रहा है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? बैंक रेट। बस ये फर्क है इन दोनों में। अब इन दोनों का यूज कैसे होगा मनी सप्लाई में, मेन तो वो है। देखो आरबीआई पीएनबी को पैसा दे रहा था 10% इंटरेस्ट पे, ठीक है, पर एनम 10% इंटरेस्ट पे लोन देता था। तो पीएनबी आगे पब्लिक को लोन देता था 20% पे, 15% ले लेते हैं, और एज अ 5% अपना पैसा कमाता था, जिसे हम क्या बोलते थे? स्प्रेड। हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन बोरोइंग एंड लैंडिंग रेट। लेकिन आरबीआई को लगा कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा घूम रहा है, मनी सप्लाई बहुत है, डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है, लोगों के पास बहुत पैसा है। तो आरबीआई क्या बोलेगा? भाई आज से 10% नहीं 15% पे लोन दूंगा मैं आपको। तो पीएनबी भी क्या करेगा? 15 की जगह पब्लिक को कितने पे देगा? 20% पे। तो इससे क्या होगा? जो पर्सन लोन लेने आया होगा वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा कि इतना महंगा इंटरेस्ट तो मैं इंटरेस्ट ही पे नहीं कर पाऊंगा। तो उससे क्या होगा? वो लोन नहीं लेगा और मनी सप्लाई दोबारा इकोनॉमी में डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग लोन लेने आ रहे होंगे वो अब लोन लेंगे नहीं, और जो पहले से मनी सप्लाई ज्यादा बढ़ी हुई थी वो क्या होगा? धीरे धीरे सही हो जाएगी। और इसी का अपोजिट, अगर आरबीआई को लग रहा है कि मनी सप्लाई बहुत कम हो रखी है, तो पहले 10% था, तो वो कहेगा 8% पे लोन दूंगा मैं,
और ये पहले 15% पे दे रहे थे, तो ये क्या कहेगा मैं 12% पे दे रहा हूँ। तो अब पब्लिक जो है वो कमर्शियल बैंक पे पहले 15% पे लोन मिल रहा था, अब 12 पे मिल रहा है, तो इजीली लोन लेगी, हर बंदा लोन लेने आएगा, फिर इकोनॉमी में मनी सप्लाई दोबारा सही हो जाएगी। कोरोना टाइम पे भी ऐसा हुआ था। कोरोना टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने इन्वेस्टमेंट ही करना बंद कर दी, सबने अपनी सेविंग करी कि भाई हमें पैसा सेव करना, आगे पता नहीं क्या होगा। तो आरबीआई ने क्या किया, इसे कम कर दिया, जिससे क्या हुआ, बैंकों ने भी आगे इंटरेस्ट का रेट कम कर दिया। तो अब आप लोन लेने जाओगे तो इजीली लोन मिल रहा था, सस्ते में मिल रहा था, हर लोगों ने लोन लिया और फिर दोबारा इकोनॉमी में मनी सप्लाई सही हो गई। अब आओ थर्ड वाले में, अब इसका नाम है रिवर्स रेपो रेट। नाम क्या है, रिवर्स। अब इसमें क्या हो रहा है, आरबीआई और पीएनबी, अब पीएनबी आरबीआई को लोन दे रहा है, जिस रेट पे वो लोन दे रहा है उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। देखो डेफिनेशन क्या है, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई बोरोस मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। अब आरबीआई पैसा ले रहा है किससे, कमर्शियल बैंक से। अब इसका भी कैसे यूज करेगा, आरबीआई ने पहले बोला कि मैं तुमसे लोन लूंगा, 10% इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। आरबीआई को लगा कि मनी सप्लाई ना बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई कम होनी चाहिए, तो आरबीआई अब बोलेगा मुझे लोन दो और मैं आपको 15% इंटरेस्ट दूंगा। तो सारे कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, पैसा आरबीआई को दे देंगे, आम पब्लिक को नहीं देंगे। मान लेते हैं आम पब्लिक से उन्हें मिलते थे 12% और यहां से मिल रहा है 15%। एक तो आप जब कमर्शियल बैंक आम पब्लिक को पैसा दे रहे हैं तो उसमें थोड़ा रिस्क भी है, कोई पैसा लेके भाग ना जाए, लेकिन आरबीआई तो भाग नहीं सकता। तो इससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक का सारा पैसा किसके पास आ गया, आरबीआई के पास। जब कमर्शियल बैंक के पास खुद ही पैसा नहीं है तो आगे पब्लिक को भी पैसा नहीं दे पाएंगे, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर आरबीआई को लग रहा है कि इकोनॉमी में बहुत कम मनी सप्लाई चल रही है, तो आरबीआई इस रेट को कम कर देगा, क्या आएगा, आगे से अगर मुझे लोन दोगे तो मैं सिर्फ 8% लोन दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो अब पीएनबी कहेगा भैया आरबीआई को क्यों पैसा देना, इससे अच्छा किसको दो, पैसा दो पब्लिक को दो, रेट कम कर दो, लेकिन लोन किसको दो, पब्लिक को दो, इतना सारा पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। तो उससे क्या होगा, हर इंसान जो लोन लेने जा रहा था जिसे 12% लग रहा था, मान लो अब 9% हो गया, तो अब 3% कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो सारे के सारे लोन ले लेंगे और इकोनॉमी में फिर से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ये हो गया बेटा पहला पॉइंट इसका। अब आगे के पॉइंट देखते हैं इसके क्या है। अब देखो बेटा ये हमारा लास्ट टॉपिक है, अब लास्ट हमारे फंक्शंस बचे हैं, बिल्कुल छोटे से हैं, ठीक है। पहला है बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर से कभी कभी इसको भी आजकल पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करो व्हाट डू यू मीन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन एज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इसमें क्या होता है बेटा, जो आरबीआई होता है ना वो गवर्नमेंट की बहुत सारी सिक्योरिटीज को होल्ड करता है। कौन सी सिक्योरिटीज होती हैं वो, जिन्हें बोला जाता है कमर्शियल बैंक, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल, सॉरी कमर्शियल बैंक नहीं, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल। वो एक तरह से जैसे शेयर्स होते हैं ना वैसे बिल्स होते हैं। उसको आरबीआई के पास राइट होता है उसको बेचने का भी और खरीदने का भी। तो जब उस सिक्योरिटीज को आरबीआई पब्लिक और कमर्शियल बैंक को बेचता है और खरीदता है उसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स। या फिर पब्लिक को बेच रहा है या कमर्शियल बैंक को बेच रहा है या उनसे खरीद रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, मान लो आरबीआई ने पीएनबी को एक बिल बेचा था पहले 25,000 रुपए में। कितने रुपए में बेचा था, 25,000 में। और आरबीआई को लग रहा है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रखा है, इतना नहीं होना चाहिए। अब वो बिल किसके पास है, अभी वो बिल है पीएनबी के पास जो आरबीआई ने बेचा था 25,000 रुपए में। तो अब ये क्या करेगा, इन्हें और जो इनके पास बिल पड़े होंगे, कितने बिल पड़े हैं, मान लो बहुत 25,000 वाले बिल और पड़े हैं, वो कहेगा अब मैं आपको ये कितने में दे रहा हूँ, 20,000 रुपए में दे रहा हूँ और बिल, ठीक है, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 25,000 रुपए। तो सारे बैंक्स ऐसे वाले बिल जो होंगे और जितने भी ट्रेजरी बिल होंगे वो खरीद लेंगे, क्योंकि सस्ते में मिल रहा है। 25,000 वाली चीज 20,000 रुपए में मिल रही है, 5,000 रुपए का सीधा फायदा हो रहा है। तो पीएनबी का सारा पैसा किसके पास चला गया, आरबीआई के पास। ऐसे सारे कमर्शियल का पैसा किसके पास चला गया, आरबीआई के पास। तो जब पीएनबी के पास मतलब सारे कमर्शियल बैंक के पास खुद ही पैसा नहीं है तो वो आगे लोन पे भी पैसा
नहीं दे पाएंगे। जब इनके पास पैसा नहीं है, आगे लोन पे पैसा नहीं जा रहा, तो मनी सप्लाई वापस से क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी का अपोजिट, अगर मनी सप्लाई बहुत डाउन हो रखी है तो आरबीआई क्या बोलेगा कि तुमने मेरे से 20,000 रुपये में खरीदा था ना ये बिल, एक काम करो मेरे को 30,000 रुपये में वापस बेच दो, मैं तुमसे रेडी हूं, वापस मुझे ही बेच दो मेरा बिल। 20,000 रुपये में तुमने खरीदा था, मैं तुमसे 30,000 रुपये में खरीदने के लिए रेडी हूं, तुम्हें 10,000 रुपये का डायरेक्ट फायदा मैं करवा रहा हूं। तो सारे बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक होंगे, वो सारे के सारे बिल किसे बेच देंगे, आरबीआई को, और आरबीआई उन्हें क्या दे देगा, पैसा। अब उनके पास इतना सारा पैसा आ गया तो वो इतने सारे पैसे का क्या करेंगे, फालतू में रखेंगे तो, और अपने पास नहीं, तो बोलेंगे कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दो और जो लोन है वो पब्लिक को सस्ते में दो। पहले 10% रेट था, 6% पे दो, 8% पे दो, वरना हमारा पैसा पड़े पड़े खराब हो रहा है। तो जिससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, सस्ते में उनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो हर इंसान इंटरेस्ट लोन लेगा, फिर मनी सप्लाई धीरे धीरे क्या होगी, इकोनॉमी में फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है LRR, ये हमने पहले भी पढ़ा था अभी, लीगल रिजर्व रेशो। क्या होता था कि जितना भी टोटल डिपॉजिट एक कमर्शियल बैंक का आ रहा है, उसका कुछ परसेंटेज, एक मिनिमम परसेंटेज आरबीआई डिसाइड करता था, जो उनको किसके पास रखवानी पड़ती थी, कमर्शियल बैंक को। कुछ तो अपने पास रखना पड़ता है पैसा, और कुछ पैसा किसके पास रखवाना पड़ता है, आरबीआई के पास। और उसी का LRR के ही पार्ट होते हैं, एक होता है LRR के ही दो पार्ट होते हैं, CRR और SLR। ठीक है, मान लो 1,000 रुपये जमा हुआ एक बैंक के पास एक दिन में, उसके में से मान लेते हैं LRR है 30%, तो 300 रुपये अलग से रख देगा बैंक। फिर इन 300 के भी दो टुकड़े करे जाएंगे, एक होगा 200 रुपये और एक होगा 100 रुपये। ये 200 रुपये रखे जाएंगे बेटा आरबीआई के पास, जिसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। इसलिए अभी पीछे पढ़ा था कि कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व रेशो, तो इसी पैसे की बात कर रहे थे। और ये पैसा वो अपने पास रखेगा, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व या लीगल रेशो। अब इसका कैसे यूज करेगा, अगर आरबीआई को लग रहा है मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रखी है इकोनॉमी में, तो वो इसको बढ़ा देगा, मतलब इनमें से किसी को भी बढ़ा देगा। मान लेते हैं इसको बढ़ा दिया, 30 की जगह 40% कर दिया, तो 1,000 में से अब 400 रुपये रखने पड़ेंगे बैंक को अपने पास, और बाकी 600 रुपये ही आगे सिर्फ लोन पे जा पाएगा। पहले क्या था कि वो 300 रुपये अपने पास रख रहा था और 700 रुपये आगे लोन पे दे रहा था। अब वो 400 रुपये उस बेचारे को अपने पास रखने पड़ रहे हैं अलग, और सिर्फ 600 रुपये ही वो आगे दे पा रहा है। तो जब पैसा ही आगे इकोनॉमी में कम जा रहा है, तो मनी सप्लाई भी अपने आप सही हो जाएगी। और इसी का अपोजिट, अगर मनी सप्लाई कम लग रही है, तो वो बोलेगा सिर्फ अपने पास 200 रुपये रखो, बाकी पूरा का पूरा 800 रुपये क्या करो, लोन पे दे दो। लोन पे दे देंगे तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई फिर से बढ़ने लग जाएगी। इसलिए मैंने इसको यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया, ये हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट है बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। ये क्या होता है, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा मुझे लोन चाहिए, 1 करोड़ रुपए की मेरे पास घर है, मेरे को इसके अगेंस्ट लोन चाहिए। ठीक है, मतलब मैं 1 करोड़ का घर लोन पे गिरवी रखने के लिए तैयार हूं। तो बैंक मेरे को बोलेगा ठीक है 2 दिन बाद आना, हम आपको बताएंगे इस पे आपको कितने का लोन मिलेगा। तो बैंक ने कहा जी इस पे आपको लोन मिल जाएगा 70 लाख रुपए का। ठीक है, तो जो इसके बीच का गैप है 30 लाख रुपए, जितनी वैल्यू मैंने सिक्योरिटी की ऑफर करी है और जितना मेरे को लोन मिला है, लोन सैंक्शन हुआ है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, मार्जिन। देखो डेफिनेशन क्या है, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन, अमाउंट ऑफ लोन कितना 70 लाख, एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। जो मैं सिक्योरिटी दे रहा था 1 करोड़ की, उसके बदले मुझे जो लोन मिला है उसके बीच का डिफरेंस। अब अगर आरबीआई को लग रहा है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रखी है, इकोनॉमी में पैसा नहीं जाना चाहिए, तो वो इसको बढ़ा देगा, बोलेगा 1 करोड़ की लोन की जगह सिर्फ 60 लाख रुपए का लोन दो। मतलब अगर कोई 1 करोड़ रुपए की चीज गिरवी रख रहा है तो सिर्फ 60 लाख का लोन लो। तो जो बेचारा लोन लेने आएगा वो कहेगा 40 लाख रुपए कम मिल रहे हैं, भाई मेरे को लोन लेना ही नहीं है। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। बट अगर लग रहा है
आरबीआई को कि मनी सप्लाई कम है तो वो क्या आएगा, 1 करोड़ की लोन की जगह क्या करो 80 लाख का लोन दे दो। तो अब सिर्फ 20 लाख रुपए कम मिल रहे हैं, तो जो बंदा लोन लेने आ रहा होगा, जो नॉर्मल पब्लिक लोन लेने आएगी, वो कहेगी ठीक है 20 लाख रुपए का तो डिफरेंस बनता ही है, और वो लोन इजीली ले लेगी और इकोनॉमी में मनी सप्लाई फिर से सही हो जाएगी। अब जो 3 पॉइंट हैं ये बहुत बेसिक से हैं। देखो क्या, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारा आरबीआई होता है बेटा, वो जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, जितने भी बाहर की देश की करेंसी है उन्हें फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, तो उसकी भी कस्टडी कौन रखता है, हमारा आरबीआई। अगर मेरे को आज डॉलर मिल जाए तो मैं उसे दुकान पर जाके चला नहीं सकता, तो मैं कहाँ कर जाऊंगा, अपने बैंक के पास जिसपे मेरा अकाउंट है, उन्हें बोलूंगा ये मेरे पास डॉलर है, वो मेरे को जो भी आज का रेट चल रहा होगा कन्वर्जन का उसके अकॉर्डिंग पैसा दे देंगे, और वो उस डॉलर को अपने पास नहीं रखेंगे, किसको दे देंगे, आरबीआई को। तो आरबीआई सारे रिजर्व रखता है। देखो क्या लिखा है, द सेंट्रल बैंक आल्सो एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज गोल्ड, सारा गोल्ड भी किसके पास होता है, आरबीआई के पास, एंड रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्यों आरबीआई के पास ही गवर्नमेंट क्यों रखवाया हुआ है, क्योंकि आरबीआई ही नोट छापता है बेटा, देश में आप उतने ही नोट छाप पाओगे जितना आपके पास गोल्ड रिजर्व है। ये सब हम पढ़ेंगे अभी मैक्रो के आगे चैप्टर्स में। इट एनेबल्स द सेंट्रल बैंक टू एक्सरसाइज अ रीजनेबल कंट्रोल ओवर या ऑन फॉरेन एक्सचेंज, की फॉरेन एक्सचेंज पे भी कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अगर हम ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज देश से बाहर जाएगा तो हमें नुकसान होने लग जाएगा, और हमारे पास आ रहा होगा तो बेनिफिट है। तो इसका भी होना बहुत जरूरी है कि एक पर्सन हो जो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर नजर रखे। अब है बेटा नेक्स्ट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आरबीआई ना जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनको एक लिस्ट दे देता है कि इन लोगों को लोन देना है, मतलब इन सेक्टर्स को लोन देना है और कितने अमाउंट का लोन देना है। जैसे उसने बोल दिया कि एजुकेशन के लिए मैक्सिमम एक बैंक 50 करोड़ का लोन सैंक्शन कर सकता है 1 साल में। कार लेने को आ रहा है तो मैक्सिमम 10 करोड़, हाउस लेने आ रहा है तो 100 करोड़, कोई बिजनेस खोलने आ रहा है तो 500 करोड़। ऐसे उसने एक लिस्ट बना दी पहले से ही कि किसके लिए कितना लोन देना है, ताकि इकोनॉमी में सारे सेक्टर ग्रो करें। ऐसा नहीं है कि बैंक वाले सिर्फ कार लोन दिए जा रहे हैं, पर्सनल लोन दिए जा रहे हैं कि उसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, नहीं। आरबीआई देखता है, गवर्नमेंट देखती है कि इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर को ज्यादा ग्रो करने की जरूरत है, कौन सा सेक्टर पीछे रह रहा है, तो उस सेक्टर को ज्यादा लोन दे दिया जाता है। क्या लिखा हुआ है देखो, अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल द आरबीआई गिव्स डायरेक्शन टू अदर बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पस टू पर्टिकुलर सेक्टर्स, कि किसको लोन देना है किसको लोन नहीं देना। अब बचा लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, पूरा चैप्टर खत्म हमारा, बस लास्ट है मोरल सुसेशन। अब ये क्या होता है, इसमें आरबीआई कुछ रूल्स बनाता है और एक तरह से जैसे होता है ना, प्रैक्टिस करवाता है उनको कि आपको कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, इस रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना है, आपने इस रूल्स को फॉलो करना है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स and pressure that central bank applies on the banks in order to get them act as in a manner of in line with the policy, कि जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है आप उसी के अकॉर्डिंग लोन दोगे। उस ऐसा नहीं है कि कोई आपका रिश्तेदार है तो आप कह रहे हो चल भाई तू बिना गिरवी कुछ रखे लोन ले जा, या सस्ते में लोन ले जा, या इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा तो उसकी आप कंप्लेंट नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आरबीआई के ने जो रूल बनाए हैं, जो पॉलिसी बनाए हैं, हर बैंक को, कमर्शियल बैंक को उसके अकॉर्डिंग काम करना है, वो आता है बेटा इसमें। अब हो गया बेटा आपका ये पूरा बैंकिंग चैप्टर फिनिश। बहुत बड़ा चैप्टर था, हालांकि इससे बड़े चैप्टर भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आगे भी काम आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो और एक चीज और, ये जो हमने अपने अभी पढ़े कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई वाला, इसमें 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट थे, एक था क्वांटिटेटिव और एक था क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव कौन से थे, जो हमने बैंक रेट, रेपो रेट पढ़े, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़ा, मार्जिन रिक्वायरमेंट पढ़ा, ये सारे कौन से इंस्ट्रूमेंट के आते हैं, क्वांटिटेटिव के अंदर। और जो ये पढ़ा मोरल सुसेशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये आता है बेटा क्वालिटी के अंदर। यहाँ नंबर्स में बात नहीं हो रही इतनी डायरेक्टली, यहाँ पे क्वालिटी पे बात की जा रही है कि किस चीज को, किसको पैसा देना है किसको नहीं देना। तो पेपर में ये भी पूछ लेता है कि कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट है, 2 तरह के, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब हो गया बेटा चैप्टर खत्म, अच्छे से इस चैप्टर को आप करो। अब इससे जो पहले वाला चैप्टर था, जो मैं कह रहा था छोटा सा चैप्टर है मनी,
उसकी आपकी वीडियो अपलोड होगी, फिर बाकी चैप्टर्स, इंडियन डेवलपमेंट, सारे वीडियो को अपलोड करेंगे। और बीच बीच में मैंने आपको बताया था अकाउंटेंसी की क्लास में भी कि अब एमसीक्यू भी आपके कंटिन्यूस वीडियोस आती रहेगी। अब जैसे बैंकिंग चैप्टर हो गया तो बैंकिंग की एमसीक्यूज में अपलोड कर दूंगा जल्दी से। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।